ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के बारे में। 2009 का एक्ट है और लीगल मेट्रोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में वही सब समझेंगे। मेट्रोलॉजी एंड लीगल मेट्रोलॉजी दोनों टर्म्स, लीगल तो अपना समझ में आ गया, मेट्रोलॉजी क्या होता है समझेंगे धीरे धीरे से। मतलब बेसिक मतलब अगर समझाओ ना तो वेट्स के तौर पे और मेजरमेंट के तौर पे ये एक्ट बनाया गया है कि किस आधार पे वेट्स को और मेजर्स को, मतलब एक सिस्टम होता है ना कि ये गुड है, तो इस मेट्रोलॉजी के ऊपर, इस मेजरमेंट के ऊपर यूज़ किए जाएंगे। मतलब जैसे अगर हाइट है तो फिर सेंटीमीटर में या फिर फुट में होती है, और अगर कोई लिक्विड आइटम है तो वो लीटर्स में होती है, कोई अगर वैसी आइटम है केजी में तो केजी में होती है। वो यूनिट्स की बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझेंगे मेट्रोलॉजी और लीगल मेट्रोलॉजी क्या होता है। एक्ट 2009 का है और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इस एक्ट को क्यों लाया गया था, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, OIML बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है इस पूरे चैप्टर का। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 8-9 पेज का ये मेरे हिसाब से कंटेंट। तो बाकी चीज़ें कुछ कुछ अभी देख रहे हैं अपन लगातार कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं पर चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो समझते हैं OIML क्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी होनी तो ये देखो IOLM होनी चाहिए थी, पर इन लोगों ने OIML बोला है। अब ये इंटरनेशनल है तो फिर इंटरनेशनल भाषा का ही प्रयोग किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है। उसके बाद देखेंगे OIML सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आंसर है। अगेन दो आंसर इंपॉर्टेंट हो गए। फिर कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, वो एक बार पढ़ के खत्म कर लेंगे, रीड ओनली वाली ही है। फिर स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स के बारे में बताया, सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 के बारे में, ठीक है। तो जिसमें से सेक्शन 8 थोड़ा सा वो है स्टार मार्क्ड वाला, बाकी तो नॉर्मल ही है, ठीक है। तो एक बार पढ़ के ख़त्म कर देंगे। फिर अपॉइंटमेंट्स एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, कंट्रोलर्स एंड लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स की क्या क्या उनके पास पावर है, ठीक है। तो कि वो लोग क्या कर सकते हैं, तो ये अगेन स्टार मार्क्ड आंसर है। फिर है पावर ऑफ डायरेक्टर टू इंस्पेक्ट एंड सीज अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। ये अपन हरी उसमें देख रहे हैं कि कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। पावर है उनके पास टू सर्च, सीजर एंड एंटर, ठीक है। मतलब एंटर, सर्च एंड सीजर, ठीक है, ये क्रम है। फिर फोर फीचर अपना कुछ अगर लगे तो फोरफिट कर सकते हैं। प्री पैकेज कमोडिटी, अगेन ये इंपॉर्टेंट है। एक ये जो पावर ऑफ थी ना डायरेक्टर के पास, वो वाला भी इंपॉर्टेंट था। और मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस चैप्टर में से अगर अपन कुछ चुने तो ये वाला आंसर पूछने के संभावना है, ठीक है। प्री पैकेज कमोडिटी, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट आंसर है। क्या बोला है, क्या समझेंगे प्री पैकेज कमोडिटी क्या होती है और कैसे इसको डिक्लेयर किया गया, मतलब ठीक है, समझेंगे क्या बोल रहे हैं। प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल, PDP इसको बोलते हैं शॉर्ट में। बेसिकली यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन टाइप होती है, समझेंगे पूरी वीडियो में क्या मतलब इस टॉपिक पे जाके। फिर प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑन मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर और सेल ऑफ वेट और मेजर्स विदाउट लाइसेंस, ठीक है। तो उनके ऊपर विदाउट लाइसेंस अगर आप कुछ करते हो तो उसके ऊपर कुछ प्रोहिबिशंस के बारे में बात करिए। तो ये सिर्फ रीड आउट वाला है। तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, ये तो रीड ओनली में ही रखते हैं अपन हमेशा। फिर पेनल्टीज़ फॉर कॉन्ट्राफिटिंग और सील, ठीक है, ये भी रीड ओनली है। और फिर कुछ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955। अब इसको ना दोनों अलग अलग वीडियो में भी अपन देख सकते हैं। वैसे तो हैं तो सिर्फ 3 ही पेज, तो अगर आप बोलते हो तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट अपन दूसरे में देख लेंगे। और हाँ ठीक है ना, चलो इसकी दूसरी सेपरेट वीडियो देख लेंगे। और अभी अपन देख रहे हैं क्या, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, हाँ वो था 1955 का। बाकी ये वाला है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि मेट्रोलॉजी क्या होता है सबसे पहले तो, ठीक है। मेट्रोलॉजी एंड लीगल मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स विच स्टडीज एवरी टाइप ऑफ मेजरमेंट्स लाइक लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा। टाइम भी मेजरमेंट होती है, समझ है ना, अपन को पता ही है, अपने साइंस में वगैरह में पढ़ी हुई है, अपना स्पीड और वॉल्यूम और वो सब रहती है ना। तो हाँ, तो ये क्या है, मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, विच स्टडीज एवरी टाइप ऑफ मेजरमेंट लाइक लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा इन मेट्रोलॉजी स्टैंडर्ड्स ऑफ एवरी वेट्स एंड मेजरमेंट एंड सेट बाय टेकिंग ड्यू केयर ऑफ एवरी फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए, एवरी वेट्स एंड मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए ये बनाए गए हैं, ठीक है। दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच इज रिलेटेड टू वेट्स एंड मेजर्स इज कॉल्ड लीगल मेट्रोलॉजी। द ब्रांच ऑफ लॉ which is related to weights and measure is called legal metrology. Simple. Legal metrology can be defined as the part of metrology which deals with units of measurements, methods of measurements and measuring instruments so far as they concern statutory, technical and legal requirements which have the ultimate object of assuring public
guarantee from the point of view of security and appropriate accuracy of the measurement। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी, टेक्निकल और लीगल रिक्वायरमेंट थी। बेसिकली देखो, अगर आपके मेजर करने का तरीका कुछ और है, मतलब भारत में कुछ और है और अमेरिका में कुछ और है, अब जब आपका ट्रेड होगा ना, तो फिर बहुत दिक्कतें आएंगी कि भैया तुम्हारे मेजर के हिसाब से इसको कुछ और बोलते हैं और तुम्हारे मतलब एक इतने के हिसाब से है। जैसे अपन कैसे गिनते हैं कि $1 85, $1 इतने रुपये, तो वैसे ही कि आपकी मेजरमेंट कुछ और है, उनकी मेजरमेंट कुछ और है, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। और एक स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब ये हो गया कि आप भी वही फॉलो कर रहे हो, हम भी यही फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ट्रेडिंग में जैसे अपन ने बात करी ना मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो सब में चीज़ें आसान होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक बार इस लाइन को मैं वापस पढ़ता हूँ और फिर अपन फटाफट आगे देखते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। लीगल मेट्रोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी विच डील्स विथ यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट्स, मेथड्स ऑफ द मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स is so far as they concern statutory, technical and legal requirement which have the ultimate object of assuring public guarantee from the point of view of security and of appropriate accuracy of measurements। ठीक है, पब्लिक को भी तो सिक्योरिटी और वो फील होगी ना कि हाँ यार ये क्या बोलते हैं, ग्लोबली यही मेजर फॉलो हो रहा है, तो फिर सब बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया हमको हमारे साथ कुछ कम या हमें कुछ अन्याय हो रहा है हमारे साथ। This law has its importance in every field, especially for scientific, technological and industrial progress। ठीक है, साइंटिफिक वो लोग सब मेजरमेंट्स वगैरह करते हैं, और टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, तो वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस है। द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 was passed in a parliament 13th January 2010 and it appeals to the whole of India। This act has overriding effect over an other law। ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है इसका सब दूसरे एक्ट्स के ऊपर, पूरे भारत में लागू किया गया है। 13 जनवरी 2010 को ये पास हुआ था पार्लियामेंट में, और एक्ट है अपना 2009 का। ठीक है, अब ये जो अपनी डेट्स वगैरह मैं पढ़ देता हूँ, पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब पहले बोलते थे कि MCQ आएगा तो तब इंपॉर्टेंट था, अब आता नहीं है तो अपने लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। The Legal Metrology Act 2009 has the following objectives: to establish and enforce standards of weights and measures, to regulate trade and commerce in weights, measures, and other goods which are sold or distributed by weights, measures or numbers, to regulate trade and commerce, मतलब दूसरा पढ़ रहा हूँ वापस से, to regulate trade and commerce in weights and measures and other goods which are sold or distributed by weights, measures or numbers, to control over packaged commodity, पढ़ेंगे आगे, टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट डायरेक्टर, कंट्रोलर एंड लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर, तो इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू एस्टैब्लिश और वो इन्फोर्स करना स्टैंडर्ड्स को, और स्टैंडर्ड किसके, वेट्स और मेजर्स के रिलेटेड, रेगुलेट करना ट्रेड एंड कॉमर्स को, जो कि ये स्टैंडर्ड्स के अनुसार काम करते हैं, वेट्स एंड मेजर्स के अनुसार काम करते हैं, या ऐसे गुड्स के रिलेटेड काम करते हैं जो कि इससे मिलता जुलता है। ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स से संबंधित है। to control over packaged commodity, to empower the central government to appoint director, controller and legal metrology officer। ठीक है जी, आगे बात करते हैं क्या है अब OIML। ठीक है, ML यानी कि मोहित लालवानी, OI आप अपना, ठीक है यार ये सारे शब्द मेरे नाम के ही हैं, मोहित के अंदर के ही हैं, T नहीं है बस, बाकी सब कुछ है। ठीक है चलो आगे देखते हैं, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, T भी आ गया। ठीक है, देखते हैं, IOLM होना चाहिए था पर ये OIML है। ठीक है, उसका अपने को कोई लेना देना नहीं है। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी। इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी होगी मतलब कि काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स को मिला के इंटर गवर्नमेंटल। ठीक है, एक ट्रिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, हुज मेंबरशिप इंक्लूड्स मेंबर स्टेट्स, कंट्रीज which participate actively in technical activities and corresponding members, countries which join the OIML as observers। ठीक है, 3 कंट्रियाँ हो गई। देखो इसमें क्या होती है, मेंबर स्टेट्स होते हैं सब, कुछ कंट्री होती हैं जो कि एक्टिवली टेक्निकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर होते हैं जो कि वो सब फॉलो करते हैं, मेंबर है पर, और जो मतलब उन लोगों ने टेक्निकल एक्टिविटी में डिसाइड कर लिया होगा वो हम फॉलो कर लेंगे, सिंपल। और तीसरा है कंट्रीज विच ज्वाइन द OIML एज अ ऑब्जर्वर, मतलब हम देखेंगे आपकी मेंबरशिप में आके कि आप क्या मेजर सेट कर रहे हो, कैसे क्या काम कर रहे हो, वो सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे, सिंपल। आगे देखते हैं। ठीक है, ये मेरी थोड़ी सी आदत अभी 1-2 दिन से ही लग रही है,
कोई नहीं, उसको भी देखेंगे। इट वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 1955 इन ऑर्डर टू प्रमोट द ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रोसीजर। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि मतलब इसको एस्टाब्लिश क्यों किया था इन 1955 इन ऑर्डर टू प्रमोट द ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रोसीजर। ठीक है, एक्ट तो अपना इंडिया में 2009 में आया, पर देश वाले समझ गए थे, मतलब दुनिया देश वाले, बाकी दुनिया वाले। इट वॉज एस्टाब्लिश इन 1955 इन ऑर्डर टू प्रमोट द ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, एक हार्मनी बनी रहे कि आप भी वही मेजर फॉलो कर रहे हो, हम भी वही मेजर फॉलो कर रहे हैं, तो एक हार्मोनाइज सिस्टम रहेगा। ठीक है, ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू OIML। according to OIML, legal metrology is the entity ही होगा वो, entirely है, ठीक है, entirely, legal metrology is entirely of the legislative, administrative and technical, ठीक है, LAT। according to OIML, legal metrology is entirely of the legislative, administrative and technical procedures, legislative, administrative और technical, ठीक है, तीन चीज़ें, procedure established by or by the reference to public authorities and implemented on their behalf in order to specify and to ensure the appropriate quality and credibility of the measurement related to official controls, trade, health, safety and the environment। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट OIML, ये जो लीगल मेट्रोलॉजी है ना, वो किसके आधार पे है? लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल प्रोसीजर से मिलता है, मतलब इसका संगठन है। ठीक है, तीन चीज़ों का, लेजिस्लेटिव लीगली सारी चीज़ें होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन सारा ध्यान देता है और वो सब होता है, और टेक्निकल है, इसको पूरा डिसाइड करना ना भैया, अब एक मेजर सेट करना कि इसकी इतनी वैल्यू रहेगी। आप देखते हो कि 1 लीटर और 1 किलो में 100 ग्राम का फ़र्क होता है। ठीक है, 1 किलो और 1 लीटर में 100 ग्राम का फ़र्क होता है, तो ये सब कैसे डिसाइड होता है? तो टेक्निकलिटी है बहुत ज़्यादा। प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय और बाय रेफरेंस टू पब्लिक अथॉरिटीज़। ठीक है, देखो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय और बाय रेफरेंस टू पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन देयर बिहाफ इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एंड टू इंश्योर द अप्रोप्रिएट। देखो, बीच में कुछ एक लाइन दी हुई है, इन अ रेगुलेटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल मैनर, उसे काट दो, अपन ने थोड़ा सा इसको ईजी करा है, इसीलिए मैंने काट दी थी वो लाइन। तो क्या पढ़ेंगे अपन? अकॉर्डिंग टू OIML, लीगल मेट्रोलॉजी इज एंटायरली ऑफ द लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय और बाय रेफरेंस टू द पब्लिक अथॉरिटीज एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन देयर बिहाफ इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई एंड टू इंश्योर द अप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, एक क्वालिटी मेंटेन करना, ये सब क्यों लाया गया? क्योंकि ये क्वालिटी अच्छी रहे और क्रेडिबिलिटी बनी रहे। ठीक है, ऑफ मेजरमेंट्स रिलेटेड टू ऑफिशियल कंट्रोल्स, ट्रेड, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, 5 चीज़ों का नाम लिया गया है यहाँ पे, ऑफिशियल कंट्रोल्स, ट्रेड, हेल्थ, सेफ्टी एंड environment. The OIML develops model regulations, international recommendations which provide members with an international agreed upon basis for the establishment of national legislation on various categories of measuring instruments। ठीक है, तो OIML डेवलप्स मॉडल रेगुलेशंस, इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस, मॉडल रेगुलेशन खुद भी बनाता है, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन के ऊपर भी काम करता है, विच प्रोवाइड मेंबर्स विद एन इंटरनेशनली अग्रीड अपॉन बेसिस, कि सारे देश मिलके अग्री कर रहे हैं कि हम ये मेजर फॉलो करेंगे, ये स्टैंडर्ड के ऊपर काम करेंगे। बेसिस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेजिस्लेटिव ऑन वेरियस कैटेगरीज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी इज एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच, क्या करती है अब ये ऑर्गेनाइजेशन, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स या फिर हाँ, बेसिकली तो ऑब्जेक्टिव्स ही दिए हुए हैं। देखो क्या है, सबसे पहला है डेवलप मॉडल रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज बाय लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज़ एंड इंडस्ट्री। अथॉरिटी के लिए और इंडस्ट्री के लिए ये डेवलप करता है मॉडल रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंट फॉर द यूज ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज़ एंड ऑफिसर इंडस्ट्रीज। ठीक है, दूसरा, प्रोवाइड म्यूचुअल रिकॉग्निशन सिस्टम विच रिड्यूसेस ट्रेड बैरियर्स एंड कॉस्ट इन अ ग्लोबल मार्केट। ठीक है, प्रोवाइड म्यूचुअल रिकॉग्निशन सिस्टम, ताकि सब लोग एक ही चीज़ यूज़ करें। रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटी विद इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फोरम कंसर्न विथ मेट्रोलॉजी, स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन। ठीक है, MSTCA लिख दो इसको साइड में, मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूँ, MSTCA क्या क्या है? मेट्रोलॉजी, स्टैंडर्डाइजेशन, MST अपना टेस्टिंग, और MSTCA 4 ही हुए ना ये दो, अच्छा TCA, हाँ, सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन। ठीक है, मेट्रोलॉजी, स्टैंडर्डाइजेशन,
टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन मतलब एक तरीके से क्रेडिट आप लेते हो, और उसकी अपन गहराई में भी नहीं जाएंगे, यहाँ पे जितना बोला है उतना समझो, और अपन पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं इसकी। हाँ, तो क्या क्या कर रहा था ये, सबसे पहला हमने देखा डेवलप मॉडल्स रेगुलेशन किसके लिए, इंटरनेट इसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी अथॉरिटीज़ एंड इंडस्ट्री के लिए। फिर प्रोवाइड म्यूचुअल रिकॉग्निशन सिस्टम और रिड्यूस बैरियर, ट्रेड बैरियर कम करने के लिए, कॉस्ट इफिशिएंट बनाने के लिए, और रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटी विद इन इंटरनेशनल अपना ऑर्गेनाइजेशन एंड फोरम, ताकि विद मेट्रोलॉजी स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन। ठीक है। चौथा, प्रमोट्स एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज विद इन द लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, प्रमोट्स एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। ठीक है, आपको कुछ पता चला या आपकी नॉलेज में कुछ नई चीज़ आई, तो ये लोग क्या कुछ ना कुछ नया 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 ढूंढते रहते हैं, नई नई चीज़ें भी आती हैं, तो उस हिसाब से इसके मेजर्स डिसाइड होते हैं। तो प्रमोट एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज विद इन द लीगल मेट्रोलॉजी कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड। ऐसा नहीं है कि भैया कुछ तुम्हें पता चला तो कि तुम्हें ही रखना है अपने पास, वो दुनिया भर को बताना है ताकि सबका भला हो। है फिर पांचवा, कोऑपरेट्स विद अदर मेट्रोलॉजी बॉडीज़। अब ये तो हो गई अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। अब कुछ और भी तो बॉडीज़ होंगी ना जो यही काम कर रही होंगी, तो कोऑपरेट्स विद अदर मेट्रोलॉजी बॉडीज़ टू रेज अवेयरनेस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट अ साउंड लीगल मेट्रोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कैन मेक अ मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, क्या क्या हो गए, DPRPC, DPRPC develops model regulations, provide mutual recognitions, represent the interest of legal metrology community, promotes and facilitates the exchange of knowledge, और cooperates with other metrological bodies। ठीक है जी, DPRPC। ठीक है, ये शॉर्ट में मतलब ऐसे रट्टा नहीं मरवा रहा, पर थोड़ा सा ना याद करने के लिए ईजी हो जाता है, तो इस वजह से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, OIML जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, अपना इंटर गवर्नमेंटल ट्रिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ मेंबर्स पार्ट ले सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के मेनली मेंबर्स कंट्रीज़ होती हैं, जो कंट्रीज़ एक्टिवली पार्ट लेती हैं टेक्निकल एक्टिविटी में। एक होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स, और एक होते हैं एज जो ज्वाइन करते हैं ऑब्जर्वर के तौर पर। ठीक है, ये एस्टैब्लिश हुई थी 1955 में। It was established in 1955 in the order to promote the global harmonization of legal metrology procedures. According to OIML, ये जो entirely है वो किसके लिए है, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल प्रोसीजर, रेफरेंस टू पब्लिक अथॉरिटीज़, ये सब बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन देयर बिहाफ इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द इंश्योर। ठीक है, इंश्योर क्या करने के लिए, क्वालिटी क्रेडिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट्स रिलेटेड टू ऑफिशियल कंट्रोल्स, ट्रेड, हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर अपन ने चौथा पॉइंट देखा था, OIML डेवलप्स मॉडल रेगुलेशन और इंटरनेशनल रिकमेंडेशन के आधार पर ये काम करता है, ताकि सब लोग एक तरीके से एक सिस्टम लीगल लेजिस्लेशन एक तरीके से फॉलो कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे, DPRPC जिसमें अपन ने देखा डेवलप मॉडल रेगुलेशंस, प्रोवाइड म्यूचुअल रिकॉग्निशन सिस्टम, रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द अपना दूसरी जो भी मेट्रोलॉजिकल कम्युनिटी, लीगल मेट्रोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं। फिर प्रमोट एंड फैसिलिटेट द नॉलेज एंड कंप्लायंसेस विद अदर, मतलब लीगल मेट्रोलॉजी के साथ अपने वर्ल्ड वाइड उसको शेयर करना है आपको अगर कोई नॉलेज मिली है तो। और कोऑपरेट्स विद अदर मेट्रोलॉजिकल बॉडीज़ टू रेज अवेयरनेस। ठीक है, शॉर्ट में मैंने सारा समझा दिया, एक बार खुद पढ़ोगे 2 बार तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है OIML सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, OIML सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द OIML सर्टिफिकेट सिस्टम ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। ठीक है, टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड लोअर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू द लीगल रिक्वायरमेंट। अब ये सर्टिफिकेट क्यों लाया गया था, ताकि एक कब आया था, देखो सबसे पहले 1991 में आया था। ठीक है, क्यों आया था, टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, उनको थोड़ा सा ईज डाउन करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर में नया सिस्टम, एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो इससे क्या होता है ना, जो खरीदने वाला होगा उसके दिमाग में एक वो आ जाएगी, श्योरिटी आ जाएगी। जैसे अपन देखते हैं कोई भी चीज़ अपन लेते हैं, अब मान लो हेलमेट का एग्जांपल लेते हैं, हेलमेट में ISI मार्क होता है, तो हमेशा जब भी अपन देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ भैया ये ISI सर्टिफाइड है और मजबूत है, सिंपल। और कोई भी खाने पीने की प्रोडक्ट होती है, इस पर भी होता है भाई ISI मार्क, तो शायद कैल्सी पे भी होता है। ठीक है जी, ISI तो नहीं है, पर इस पर कुछ कुछ मार्क्स तो दिख रहे हैं। ठीक है,
अब इसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन फिलीपींस, ठीक है। तो अब इससे क्या है, समझ में आती है चीज़ें, दिख रहा है इसमें, हाँ नहीं दिख रहा शायद, जो भी देखो यहाँ पे जो मार्क्स दिख रहे हैं ना, आपके भी कैलसी के ऊपर पीछे होंगे। तो इससे क्या होता है, एक श्योरिटी आती है। हाँ हाँ, EAC, और आपको एक कुछ तो दिख रहा है, जो भी मार्क्स वगैरह है, तो इससे एक श्योरिटी आती है। अपन को तो पता नहीं है, पर जिसको पता है, तो जो ये जैसे इसके होलसेलर्स होंगे, जो इसके मैन्युफैक्चरर्स होंगे, तो वो लोग जब खरीदते होंगे इसका रॉ मटेरियल वगैरह, तो फिर वो लोग भी सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए करते हैं, ठीक है। तो एक ये ही उसके रिलेटेड बात हो रही है। तो फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड लोअर द कॉस्ट associated with the international facilitate administrative lower the cost associated with the international trade of measuring instruments subject to the legal requirement, ठीक है। द सिस्टम प्रोवाइड्स द पॉसिबिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरर्स टू ऑब्टेन अ OIML सर्टिफिकेट। देखा, मैन्युफैक्चरर्स को ये सर्टिफिकेट, OIML सर्टिफिकेट वो ऑब्टेन कर सकता है, ले सकता है। एंड टेस्ट रिपोर्ट इंडिकेटिंग दैट अ गिवन इंस्ट्रूमेंट टाइप कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेलेवेंट OIML इंटरनेशनल रिकमेंडेशन, जिससे ये श्योरिटी आ जाएगी कि एक पैटर्न के तौर पे दिया जाएगा ये कंप्लाइज। देखो क्या बोल रहा है कि टेस्ट रिपोर्टिंग इंडिकेटिंग दैट अ गिवन इंस्ट्रूमेंट टाइप्स, मतलब पैटर्न के तौर पे होगा, कंप्लाइज विद रिक्वायरमेंट, ताकि उससे ये श्योरिटी आए। अभी अपन को इसका मतलब नहीं पता, इसका क्या मतलब है इसके पॉइंट्स का, पर जिसको पता होगा वो ये देख सकता है कि हाँ भैया अगर ये है तो इसकी श्योरिटी है ये। अब इस पर EAC कुछ लिखा हुआ है, तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है। और ये इससे ये साबित होता है कि इसके जो भी कंडीशंस या जो भी क्या बोलते हैं रेगुलेशंस वगैरह होंगे, उसका इन्होंने पालन किया है और बराबर है सारी चीज़, ठीक है जी। आगे देखते हैं। सर्टिफिकेट आर डिलीवर्ड बाय OIML members states that have established one or several issuing authority responsible for processing application by manufacturers विशिंग टू हैव देयर इंस्ट्रूमेंट टाइप पैटर्न सर्टिफिकेट, ठीक है। वो लोग मतलब जैसे OIML में मेंबर्स है ना, तो जैसे मैंने नहीं बताया कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो कि टेक्निकल एक्टिविटीज़ और टेक्निकल सिस्टम में काम करती हैं, तो वो लोग सब ये सब देखते हैं कि जिसने कुछ ऐसी कोई कंट्री हो गई कि जो ये सर्टिफिकेट्स इशू करती है, तो मैन्युफैक्चरर्स उसके पास जा सकते हैं और वहाँ से अपना ये OIML सर्टिफिकेट अपने पास इशू करवा सकते हैं। Certificates issued by OIML are accepted by National Metrology Service on a voluntary basis, ठीक है। अब इसके लिए आपको दूसरी कंट्री में नहीं जाना, हर कंट्री के अपने इंडिविजुअल भी वो होते हैं, नेशनल मेट्रोलॉजी सर्विस सेंटर वगैरह, तो आप वहाँ पे भी वॉलंटरीली ये लोग भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये लोग पहले वहाँ चले जाएंगे, बातचीत कर लेंगे और वहाँ से फिर आपको सर्टिफिकेट इशू करवा देंगे। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द OIML सर्टिफिकेट सिस्टम to promote the global harmonization, uniform interpretation and implementation of the legal metrological requirement, अच्छा ये की चल रहा है, to promote the global harmonization, uniform interpretation and implementation of legal metrological requirement for measuring instrument and or modules, ठीक है। to promote क्या, global harmonization को प्रमोट करना। यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन यानी कि एक कहते हैं ना यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इसमें, तो यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड और मॉड्यूल्स, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, टू अवॉइड अननेसेसरी रीटेस्टिंग एंड ऑब्टेनिंग नेशनल टाइप इवैल्यूएशन एंड अप्रूवल्स, ठीक है। अब वापस से अगर नहीं है, कुछ सेम नहीं है, तो क्या होगा, इससे दूसरा वाला जो खरीदेगा वो इसको वापस से टेस्ट करवाएगा और री अप्रूवल के लिए भेजेगा, तो वो सब कॉस्ट भी जाएगी और क्या बोलते हैं टाइम भी वेस्ट होगा। तो इस वजह से ये इसके लिए सपोर्ट करता है, मतलब ये इसका ऑब्जेक्टिव है एक। तीसरा, टू सपोर्ट रिकॉग्निशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड और मॉड्यूल्स अंडर लीगल मेट्रोलॉजिकल कंट्रोल while achieving and maintaining confidence in the result of support of facilitating the global trade of individual instruments, ठीक है। टू सपोर्ट क्या कर रहा है ये, द रिकॉग्निशन ऑफ मेजर इंस्ट्रूमेंट्स एंड और मॉड्यूल्स अंडर लीगल मेट्रोलॉजिकल कंट्रोल, to establish rules and procedures for fostering mutual confidence among participating OIML members, states and corresponding members in the result of type, यह है चौथा पॉइंट है, to establish rules and procedure for fostering mutual confidence among participating OIML members, states and corresponding members in the result of type evaluation that indicating conformity
of measuring instrument and or module under legal metrological control to the metrological and technical requirement established in the applicable OIML recommendations। ठीक है, अब इतनी इंग्लिश वो ख़राब नहीं है इसकी लिखी हुई, आप पढ़ सकते हो ढंग से और समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो OIML सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1991 में। फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एंड लोअर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब फिर मैन्युफैक्चरर्स जा सकते हैं, OIML सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकते हैं, और कोई स्टेट्स जो भी इशूइंग रहेगी इशूइंग अथॉरिटी, उसके पास से आप इशू करवा सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो। और नेशनल मेट्रोलॉजी सर्विस के पास से भी आप मेट्रोलॉजिकल वॉलंटरी बेसिस पे ले सकते हो, OIML सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। और इसके OIML सर्टिफिकेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रमोट ग्लोबल हार्मोनाइजेशन और यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। फिर टू अवॉइड अननेसेसरी रीटेस्टिंग, टू सपोर्ट द रिकॉग्निशन ऑफ मेजर इंस्ट्रूमेंट्स एंड और मॉड्यूल्स अंडर लीगल मेट्रोलॉजिकल कंट्रोल। और चौथा था टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड क्या था, प्रोसीजर्स फॉर फॉस्टरिंग म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अमंग पार्टिसिपेट OIML मेंबर्स। ठीक है, तो ये मेजर 2 आंसर थे इंपॉर्टेंट, अपन ने बहुत अच्छे से इसके ऊपर टाइम लेके देख लिया। अब जितना भी चैप्टर है ना वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ लगेगा तो वापस से वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, नहीं तो फिर अपन भगाते जाएंगे। ठीक है, देखते जाते हैं। डेफिनेशंस क्या बोल रही हैं? लेबल सबसे पहले है डेफिनेशन लेबल की, रीड ओनली में ही है तो इसलिए फटाफट पढ़ेंगे। लेबल का मतलब क्या होता है? मीन्स एनी रिटर्न, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर्स अफिक्स्ड टू और अपीयरिंग अपॉन एनी प्री पैकेज्ड कमोडिटी। प्री पैकेज्ड कमोडिटी क्या होती है? प्री पैकेज लेबल का मतलब समझ में आ गया ना, पढ़ोगे ध्यान में आ जाएगा। कोई भी ना प्रोडक्ट लेके बैठ जाओ साथ में, तो साथ में दिख के बैठ जाएगा। मेरे को यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, मेरे को उठ के जाने का मन नहीं है। प्री पैकेज्ड कमोडिटी मीन्स अ कमोडिटी विच without the purchaser being present is placed in a package or whatever nature, whether sealed or not, so that the product contained therein has a predetermined quantity। ठीक है, आप एक ना वो जो पार्ले जी का फैमिली पैक नहीं आता वो लेके बैठना, अब उसके ऊपर सारी डिटेल्स दिख जाएंगी कि इसके अंदर कितने पैकेट हैं और पैकेट में कितने नंबर ऑफ पीसेस रहेंगे। ठीक है, तो सारी डिटेल प्री पैकेज्ड कमोडिटी उसको बोला जाता है। प्रीमाइसिस का यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, द टर्म प्रीमाइसिस इंक्लूड्स अ प्लेस वेयर द बिजनेस, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन और ट्रांजैक्शन इज कैरिड आउट बाय देन पर्सन। वेयर हाउस, गोडाउन वगैरह भी आ गए। प्लेस वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट वगैरह जहाँ पे रखे जाते हैं और वहाँ से इशू मतलब ट्रांजेक्शन या जो भी आपकी होती है वहाँ से होती है। अ ड्वेलिंग हाउस इफ़ एनी पार्ट देयर ऑफ इज़ यूज्ड टू पर्पस फॉर कैरिंग ऑफ एनी बिजनेस, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन। ठीक है, फिर अ व्हीकल और वेसल, अदर मोबाइल डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच एंड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इज कैरिड ऑन, तो उसको प्रीमाइसिस घोषित कर दिया। स्टैम्प की डेफिनेशन बताई हुई है। स्टैम्प एज मीन्स अ मार्क मेड बाय इम्प्रेसिंग, कास्टिंग दैट दिस इज स्टैम्प। ठीक है, ये जो है ना कास्ट किया हुआ है इसके ऊपर, वो है क्या बोलते हैं इसको, इम्प्रेशन। हाँ, ये इम्प्रेशन है, तो ये भी आता है स्टैम्प के अंदर। डिफाइन स्टैम्प्स एज टू मीन्स अ मार्क मेड बाय इम्प्रेसिंग, कास्टिंग, इनग्रेविंग बोले तो हाँ इनग्रेविंग इस पर दिखेगी, देखो ये है ना, ये मेटल की है और इसके ऊपर ये इनग्रेव करवाया हुआ है। ठीक है, तो दैट इज़ इनग्रेविंग, और इसके ऊपर आपको ये भी फायर बोल्ट भी इनग्रेव करा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है ये इनग्रेविंग है, तो इसको स्टैम्पिंग बोलते हैं, स्टैम्प बोलते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर टी डिफाइन करता है स्टैम्प को, इसका सेक्शन दिया हुआ है, बाकी किसी का नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, स्टैम्प एज टू मीन्स अ मार्क मेड बाय इम्प्रेसिंग, कास्टिंग, इनग्रेविंग, एचिंग, ब्रांडिंग हो गई, अफिक्सिंग, प्री स्ट्रेस्ड पेपर seal, stressed paper seal or any other process in relation to any weight or measures with a view to certifying that such weight or measure conforms the standard specifying। ठीक है, यहाँ पे इसकी सबकी बात नहीं हो रही है एनग्रेव्ड वगैरह की, यहाँ पे उसकी वो बात हो रही है जो है सर्टिफाइंग दैट सच वेट्स और मेजर्स कन्फर्म्स, मतलब ये वाला जो था ना ये एकदम परफेक्ट एक्यूरेट एग्जाम्पल था उसके लिए, इम्प्रेशन और उसकी जो अपन ने बात करी थी उसकी। ठीक है, certifying that such weights or measures conforms to the standard specified by under the act। और indicating दूसरा पॉइंट है, और indicating that any mark which was previously made therein certifying that such weight or measure conforms to the standard specified by or under the act has been obtained। ठीक है, सिंपल ही था, एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स। सेक्शन 4 क्या बोल रहा है? ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट एवरी यूनिट्स और मेजर वेट्स और ऑफ वेट, वापस देखते हैं।
Section 4 of the Act provides that every unit of weights or measures shall be in accordance with the metric system based on the International System of Unit. Section 5 indicates that सेक्शन 4 क्या बोल रहा था, सिर्फ एवरी यूनिट ऑफ वेट्स और मेजर्स शैल बी अकॉर्डेंस विद द मेट्रिक सिस्टम के अनुसार होना चाहिए. सेक्शन 5 इंडिकेट्स द बेस यूनिट ऑफ लेंथ शैल बी इन मीटर, मास शैल बी इन किलोग्राम, ठीक है, टाइम शैल बी इन सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट शैल बी इन एम्पियर और टेम्परेचर शैल बी इन केल्विन. ठीक है, इसके अनुसार होना चाहिए, मतलब इसी आधार पे होना चाहिए. सेक्शन 6 states that base of unit of numeration shall be in the units of international form of Indian numeral. Every numeration shall be made in accordance with the decimal system. ठीक है, मतलब देखो अगर कोई नंबर है, मान लो 1 0 3 4 5 6 ऐसा कुछ नंबर है, तो आपने वो नहीं करते अपन जैसे कॉमा कॉमा लगाते हैं, 100 के बाद कॉमा, 1000 के बाद कॉमा, लाख के बाद कॉमा, फिर करोड़ के बाद कॉमा. ठीक है, तो वैसे वाले बात चल रही है. मतलब अगर 10 करोड़ अमाउंट है, 10 करोड़ अमाउंट है तो 1 0 कॉमा 0 0 कॉमा 0 0 कॉमा फिर 3 0, तो दैट इज 10 करोड़. ठीक है, एज पर द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन. सेक्शन 7 स्टेट्स दैट the base unit of weights and measures specified in section 5 shall be the standard units of the weights and measures. ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है, नहीं पढ़नी अपन ने, हो गया. सेक्शन 8 स्टार मार्क्ड है, इसको एक बार देख लेते क्या बोल रहा है. प्रोवाइड्स दैट एनी वेट्स और मेजर्स विच इज कन्फर्मेशन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स. ठीक है, जो भी इस एक्ट के मतलब कन्फर्म्ड रहेंगे, जो कि कन्फर्मेशन बेसिस पे है कि हाँ भैया यही बोला है एक्ट में, तो उसको बोला जाएगा स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स. हेंस नो वन कैन यूज एनी वेट्स और मेजर्स विच इज़ नॉट स्टैंडर्ड वेट मेजर्स. ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स के अलावा यूज़ ही नहीं कर सकता. However, any person can use non-standard weights and measures for export or for scientific investigation और research purpose. ठीक है, इन दोनों पर्पस के लिए आप अगर रिसर्च कर रहे हो और साइंटिफिक पर्पस के लिए, तो वो लोग खोज आविष्कार ये लोग तो करते रहते हैं. रिसर्च वाला बंदा तो ढूंढ ही रहा है कि हाँ भैया कुछ नया लेकर आए, तो इस वजह से उनको चलेगा कि आप अगर नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स और वेट्स का यूज़ करोगे तो चलेगा, ताकि वो लोग कुछ नया ला सके मार्केट में. ठीक है, अब देखते हैं अपॉइंटमेंट एंड पावर. अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ क्या, डायरेक्टर, कंट्रोलर एंड लीगल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर. तो बेसिक पावर ही है और जनरली तो अपने को सब कुछ पता ही है, तो देखते जाते हैं क्या क्या बोल रहे हैं और उस हिसाब से डिस्कस करते हैं. ठीक है, Section 13 of the Act empowers the central government to appoint a director or a legal metrological officer, additional director or joint director, deputy director, assistant director or other employees for exercising power and discharging the duties conferred or imposed on them by or under these Act in relation to interstate trade and commerce. उसको संभालने के लिए ये सबको अपॉइंट करा जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. The director and every legal metrological officer appointed shall exercise such powers and discharge such function in respect of such local limits as the central government may by notification specify. Every legal metrological officer shall exercise power and discharge duties अंडर दी जनरल सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर. ठीक है, यहाँ पे मतलब जो डायरेक्टर डायरेक्शंस देगा ना, डायरेक्टर को मिली किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से. अब वो किसको दे रहा है, लीगल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर को, तो उसको वो पूरी करनी है. द डायरेक्टर, द कंट्रोलर, the controller and every legal metrological officer authorized to perform any duty by or under the act shall be deemed to be a public servant within the meaning of the section 21 of the Indian Penal Code. ठीक है, वो लोग पब्लिक सर्वेंट है कि आपने ये सारे काम पूरे करने हैं. अब पब्लिक सर्वेंट है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि हमारे घर पे आज काम वाली बाई नहीं आई है तो हमें आज झाड़ू लगानी पड़ेगी, तो ये नहीं बोलना है. आगे बढ़ते हैं. नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शेल lie against the director, the controller and legal metrological officer authorized to perform any duty by or under the act in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under these act or any rule or order made thereunder. उन्होंने कुछ अगर लॉ के रिलेटेड कुछ किया है पर आपके उस खिलाफ है, तो फिर आप उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते. वो तो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं ना, और गुड फेथ में कर रहे हैं, उनने कोई आपका पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं. ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, ये ध्यान से सुनना, बड़ा पॉइंट है, इसको शायद टुकड़ों में अपन समझेंगे. देखते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट में विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस एज इट मे स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ
डेलीगेट सच ऑफ द पावर ऑफ द डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट एज इट्स मे डीम्स फिट टू द कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजिकल इन द स्टेट। ठीक है, क्या बोला देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसेंट करके कंडीशंस, लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस एज इट मे स्पेसिफाई इन द बिहाफ डेलीगेट सच पावर्स ऑफ डायरेक्टर, हाँ ठीक है, ये सारी जो भी पावर्स रहेंगी डायरेक्टर की, उसको डेलीगेट कर सकते हैं कंट्रोलर को, मतलब डायरेक्टर की जगह पे वो सारी चीज़ें कौन करेगा, कंट्रोलर करेगा ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। देखो वापस पढ़ते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट में विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज इट मे स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ डेलीगेट सच ऑफ द पावर ऑफ द डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट एज इट मे डीम think fit to the controller of legal metrology in the state, and such controller may, if he is in the opinion that it is necessary for expedient in the public servant so to do, delegate such of the power delegated to him as he may thinks fit to any legal metrological officer। अब यहाँ पर delegated power को भी delegate किया जा रहा है कंट्रोलर के द्वारा, किसको, लीगल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर को। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके डायरेक्टर, उसकी कौन था, डायरेक्टर ही था, कौन था, हाँ डायरेक्टर की वो थी पावर्स, उसको दे दी, किसको, कंट्रोलर को, किसके, लीगल मेट्रोलॉजी के। अब उसने भी अगर उसको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, वो अपना और डेलीगेट कर सकता है, किसको, लीगल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर को। एंड वेयर एनी सच डेलीगेशन ऑफ पावर इज मेड बाय सच कंट्रोलर, द पर्सन टू whom such powers are delegated shall exercise those power in the same manner and with the same effect as it they had been conferred or him directly by the act and not by वे ऑफ डेलीगेशन। अब जो वो लीगल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर होगा ना, वो ये देख के काम नहीं करेगा कि भैया ये तो इसका काम है, मैं अपना सिर्फ मेरे को इसने बोला है तो मैं कर रहा हूँ, तो वो लापरवाही नहीं रखनी है, उसको वैसे काम करना है कि डायरेक्टली एक्ट ने उसको बोला है कि तुम्हें ये करनी है, तो वो वैसे देखा जाएगा, मतलब डायरेक्टली उसको बोला गया है वैसा देखा जाएगा, कोई ऑब्लिगेशन, कोई डेलीगेशन के तौर पर नहीं देखना है, तुमने यही बोला है। ठीक है, आगे देखें, सेक्शन 13 अपन ने देखा, समझा पूरा सेक्शन 13। अब देख रहे हैं सेक्शन 14 क्या बोल रहा है। सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट अ कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, एडिशनल कंट्रोलर, ऊपर जो देखा था ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा था, यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्शन 14 स्टेट गवर्नमेंट की, कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है कंट्रोलर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, एडिशनल कंट्रोलर, जॉइंट कंट्रोलर, डेप्यूटी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, इंस्पेक्टर एंड अदर एम्प्लॉय फॉर द स्टेट for exercising the power and discharging the duties conferred or imposed on them by or under the act in relation to interstate trade and commerce। ठीक है, ऊपर जो देखा था अपन ने वो था सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा था। द कंट्रोलर एंड एवरी लीगल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर सो अपॉइंटेड शैल एक्सरसाइज सच पावर and discharge such function in respect of such local limits as the state government may by notification specify। every legal metrological officer shall exercise and discharge the duties under the general superintendent's direction and the control of the controller। ठीक है, लॉ के अनुसार और स्टेट गवर्नमेंट के तरीके से आपको सारा कुछ काम करना है, और शैल एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज अंडर द जनरल सुपरिंटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कंट्रोलर। ठीक है, मतलब अगर लीगल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर को कंट्रोलर ने कुछ बोला होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट को उसने बोला है, तो फिर उसको भी प्रॉपरली फुलफिल करना है। ऐसा नहीं कि मेरे को तो किसी और ने बोला है, तो मानना ऐसा ही है कि डायरेक्टली मेरे को बोला गया है। ठीक है, अब देखते हैं पावर्स ऑफ डायरेक्टर टू इंस्पेक्ट एंड सीज अंडर द लीगल मेट्रोलॉजिकल एक्ट 2009। ठीक है, सेक्शन 15 इसकी बात कर रहा है। ऑफ द एक्ट कन्फर्स पावर्स ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ द डायरेक्टर, कंट्रोलर एंड लीगल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर में, इफ ही हैज़ एनी रीजन टू बिलीव वेदर फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन गिवन टू हिम बाय एनी पर्सन एंड टेकन डाउन इन राइटिंग और फ्रॉम पर्सनल नॉलेज otherwise that any weight or measures or other goods in relation to which any direct trade and commerce has taken place or intended to take place and in respect of which an offence punishable under this act appears to have been or is likely to be committed are either kept or concealed in any premises or as in course of transportation। ठीक है, उनको ये लग रहा है कि इन लोगों ने कुछ लोचा किया है, कुछ तो पनिशेबल ऑफेंस किया है एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन के उसमें, वेट्स एंड मेजर्स के रिलेटेड। तो राइटिंग में आपने ये बताना पड़ेगा कि आपको क्यों ऐसा शक है, पर्सनल नॉलेज में आपको देनी पड़ेगी, और डायरेक्टर, कंट्रोलर और लीगल को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। सेक्शन 15 पावर दे रहा है लीगल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर को।
ठीक है, बस इतनी ही बात है। द पावर इंक्लूड्स एंटर एंड रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल टाइम एंड सर्च भी कर सकता है, एनी वेट्स एंड मेजर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी गुड्स को और देखी जा सकती है। फिर है पावर टू सीज, ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स सो आर लाइकली टू बी कमिटेड इन कोर्स ऑफ द रिलेशन टू बी ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, एंटर सर्च एंड सीजर, सिंपल। फिर वेयर एनी गुड सीज्ड आर सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डीके, ठीक है, ऐसा बोल रहा है कोई भी गुड्स ऐसी कंडीशन का है, मतलब ऐसे नेचर का है जो कि जल्दी से नेचुरली ख़राब हो सकता है, तो द डायरेक्टर एंड कंट्रोलर और द लीगल मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर मे डिस्पोज ऑफ सच गुड्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो वो लोग उसको डिस्पोज भी कर सकते हैं, ठीक है। फोर फीचर सेक्शन 16 इसकी बात कर रहा है, लाइन में ही चल रहे हैं सारे सेक्शन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरी नॉन स्टैंडर्ड और अनवेरीफाइड वेट्स और मेजर्स एंड एवरी पैकेज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एनी ट्रेड एंड कॉमर्स एंड सीज्ड अंडर सेक्शन 15 शैल बी लायबल टू बी फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी अगर नॉन स्टैंडर्ड या फिर अनवेरीफाइड वेट्स एंड मेजर्स का यूज़ कर रहा है तो वो लोग क्या बोलते हैं, सीज कर सकते हैं उसको और फॉरफिट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर सच अनवेरीफाइड वेट्स एंड मेजर्स शैल नॉट बी फॉरफिटेड, वही वाला अपना जो रिसर्च और उसके लिए यूज़ होगा, देखो, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इफ द पर्सन होम वेट्स एंड मेजर्स सीज्ड गेट द सेम वेरीफाइड एंड स्टैम्प्ड विद इन सच टाइम एज मे बी, ठीक है। इसमें ऐसा बोला है कि वो फॉरफिट नहीं होगा अगर वो समय रहते उसको स्टैम्प्ड भी करवा लेता है और विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब वो उसको वेरीफाई करवा लेता है। हाँ, बस इतना ही है। एवरी वेट्स मेजर्स और अदर गुड्स सीज्ड अंडर सेक्शन 15 बट नॉट फॉरफिटेड शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। उसको वो सीज करके सेक्शन 15 में फॉरफिट नहीं किया पर सीज कर लिया, तो उसको वो लोग अपने तरीके से डिस्पोज भी कर सकते हैं, मतलब एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी उसको डिस्पोज भी कर सकती है कि उसको बनने ही नहीं देना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तो लोग लगा ही दी और उसको डिस्पोज ऑफ भी बोल देंगे कि भैया अब तू इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, इसको प्रोडक्शन नहीं कर सकता इसका, सिंपल। आगे देखते हैं प्री पैकेज्ड कमोडिटी क्या है। प्री पैकेज्ड कमोडिटी क्या होती है, ये भी अब इंपॉर्टेंट आंसर है, तो इसको थोड़ा सा गौर करके पढ़ेंगे। Pre-packaged commodity means a commodity which, without the purchaser being present in placed in a package of whatever nature, whether sealed or not, so that the product contains there has been predetermined quantity, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ प्री पैकेज कमोडिटी आपको देनी पड़ेगी, सेक्शन 18 इसकी बात कर रहा है। नो पर्सन शेल मैन्युफैक्चर, पैक, सेल, इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट, डिलीवर, ऑफर, एक्सपोज और पजेस फॉर सेल एनी प्री पैकेज कमोडिटी unless such package is in such standard quantities or numbers and bears thereon such declarations and particulars in such manner as may be prescribed. Any advertisement mentioning the retail sales price, ठीक है, any advertisement mentioning the retail sale price of a pre-packaged commodity shall contain a declaration as to the net quantity or number of the commodity contained in the package in such form and manner as may be prescribed. देखो जी, मैं पढ़ते जा रहा हूँ और मैं इसको समझाने नहीं वाला क्योंकि बहुत सिंपल भाषा में बोला हुआ है। पार्ले जी का या फिर कोई भी मैरीगोल्ड का या फिर कोई भी न्यूट्री चॉइस वगैरह जो भी आता हो उसके फैमिली पैक लेकर आ जाओ, उसको देख लो। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेके आ जाओ जिसके अंदर कुछ चीज़ें होती हों, और आप जैसे वो लेते हो ना, क्या बोलते हैं, हाँ चलो ना पार्ले जी का एग्जाम्पल लेते हैं, या मैं तो किटकैट का एग्जाम्पल ले रहा था। उसमें भी क्या होता है, बाहर जो बड़ा फैमिली पैक होता है ना, उसमें बाहर सारी चीज़ें नेट क्वांटिटी लिख दी होगी कि इसके अंदर 21 पीसेस हैं या फिर 49 पीसेस हैं या फिर 51 पीसेस, वो सब लिखा रहता है। पर उसके ऊपर ये भी लिखा रहेगा कि ये नॉट फॉर सेल है, इसके पैकेज के बाहर निकला हुआ पैकेज। आप देखोगे वो जो पन्नी होती है ना, मतलब एक तो फैमिली पैकेज हो गया और उसके अंदर जितने भी वो प्रोडक्ट्स होंगे, मान लो बिस्किट है या फिर चॉकलेट वगैरह है, तो वो होती है ट्रांसपेरेंट या फिर सिल्वर पैकेजिंग में, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, आप पार्ले जी का डब्बा वो खोलोगे, पैकेट खोलोगे तो शायद ट्रांसपेरेंट भी दिखती है, पार्ले जी गोल्ड आता है तो शायद सिल्वर आती है, पता नहीं, ध्यान नहीं है मेरे। बाकी किटकैट लेते हो अगर फैमिली पैक है, बड़ा वाला जो आता है, उसको खोलोगे ना तो सिल्वर पैकेजिंग में होता है। वो तो खैर आप नॉर्मल छोटी वाली भी लोगे तो सिल्वर पैकेजिंग में ही होती है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप क्या बोलते हैं, आपको मेंशन करनी पड़ेगी, नेट क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ कमोडिटीज़ अंदर कितने हैं, तो वो सब आपको बाहर ही दिखाना पड़ेगा। और एडवर्टीजमेंट अगर दिखा रहे हो तो डिटेल प्राइस और वो सब भी उसमें लिखनी पड़ेगी, सिंपल।
सिंपल है जी. Manner in which declaration shall be made. Rule number 9 of the Legal Metrological Packaged Commodity Rule 2011 deals with manner in which declaration shall be made. It provides that every declaration which is required to be made on package under these rules shall be legible and prominent. ठीक है, दिखने चाहिए बेसिकली, ये बोल रहे हैं. लेजिबल एंड प्रोमिनेंट का मतलब होता है दिखने चाहिए, नॉर्मल आँखों से देखे जाने चाहिए. Numerals of the retail sales price and net quantity declaration shall be printed. Numerals of the retail sales price and net quantity declaration shall be printed, painted or inscribed on the package in a color that contrasts conspicuously with the background of the label. ठीक है, आपको सारी चीज़ें उसमें शो करनी है. आप कोई भी पैकेज लेके बैठ जाना और ये पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा. नो डिक्लेरेशन, इससे पहले वाली जो मैंने ये सेम सब्जेक्ट की सेम चैप्टर की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर शायद अपन ने एग्जांपल लिया था एक प्रोडक्ट को उठा के, पर अभी अपन नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी में है इसीलिए. नो डिक्लेरेशन शैल बी मेड सो एज टू रिक्वायर इट टू बी रीड थ्रू एनी लिक्विड कमोडिटी कंटेन इन द पैकेज. ठीक है, अगर कोई लिक्विड कमोडिटी है ना उसके अंदर, तो उसमें डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा. नो डिक्लेरेशन शैल बी मेड सो एज टू रिक्वायर इफ इट टू बी read through any liquid commodity contained in the package. ठीक है जी, इसमें देखो ऐसा बोला हुआ है बेसिकली कि नो डिक्लेरेशन शैल बी मेड सो एज टू रिक्वायर इट टू बी रीड थ्रू एनी लिक्विड कमोडिटी कंटेन इन पैकेज. ठीक है, मैं इसको अलग तरीके से ले रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि अगर कोई लिक्विड प्रोडक्ट होता है तो उसको वहाँ नहीं दिखाना है कि वो लिक्विड पदार्थ की वजह से उसके अंदर जो भी माल है वो दिखे ही ना. ठीक है, मतलब अंदर लिक्विड है पर पैकेज की क्या बोलते हैं, अगर मान लो वो ट्रांसपेरेंट है या फिर वैसा कुछ है कि वो लिक्विड की वजह से वो दिख नहीं रहा है, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए. मैं वो समझ रहा था, पर यहाँ पे देखो सिर्फ इतना ही बोला हो कि डिक्लेरेशन नहीं करनी है. नो डिक्लेरेशन शैल बी मेड सो एज टू रिक्वायर इट टू बी रीड थ्रू एनी लिक्विड कमोडिटी कंटेन इन द पैकेज. ठीक है, इसका कुछ और भी मतलब होगा, इसको थोड़ा सा समझेंगे बाद में, या फिर आप अलग से अपना इसको गूगल करके समझ लेना. देखते हैं आगे. वेयर अ पैकेज इज प्रोवाइडेड विद इन आउटसाइड कंटेनर और रैपर, सच कंटेनर और रैपर शैल बी ऑल्सो कंटेन ऑल द डिक्लेरेशन. ठीक है, अगर उस क्या बोलते हैं पैकेज के बाहर हैं, आउटसाइड द कंटेनर या फिर रैपर, तो फिर उसमें भी आपको मतलब पर्टिकुलरली हर यूनिट के ऊपर आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ये इतनी नेट क्वांटिटी है, या फिर इतना नेट वेट है इसका, या फिर ये इतने की है. मतलब वो सारी चीज़ें तो देखनी पड़ती है, वो इंग्रेडिएंट्स और वो सब बातें अभी अपन पढ़ेंगे. मतलब वो सब चीज़ें होती हैं ना, इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके ऊपर, कुछ अगर FSSAI का मार्क होता है, नंबर होता है, और एड्रेस होता है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है, कहाँ से आपने खरीदी है. मतलब ट्रेडर का भी होता है, मैन्युफैक्चरर का भी होता है, और क्या बोलते हैं सारी चीज़ें डिटेल्ड होती हैं. बारकोड वगैरह भी होता है. एग मार्क, ग्रीन मार्क बोलते हैं ना, वो एक ग्रीन कलर का मार्क होता है, रेड कलर का मार्क होता है, एग मार्क बोलते हैं. और दूसरा काफ़ी रिसाइकल का मार्क होता है. तो वो सब कोई भी प्रोडक्ट लेके बैठना और इसको पढ़ना, अपने आप समझ में आ जाएगा. ठीक है. ऑल्सो कंटेन ऑल द डिक्लेरेशन विद द रिक्वायर्ड टू बी अपीयर ऑन द पैकेज एक्सेप्ट where such container or wrapper itself is a transparent and the declaration on the package itself are easily readable through such outside wrapper, provided that no such declaration on the inner package is required in the inner package does not contain any declaration on it आउटर कवर. ठीक है, पार्ले जी वाला एग्जांपल एकदम एक्यूरेट है. ट्रांसपेरेंट अगर होता है तो बाहर आपने लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने हर उसके ऊपर शो करना कंपलसरी नहीं है. पर अगर वो खुले हुए नेचर का है या फिर बाहर भी खरीदा जा सकता है, तो फिर उसको आपको हर इंडिविजुअल उसके ऊपर छोटी छोटी जो चॉकलेट वगैरह भी होती है ना, तो उसके ऊपर भी आपको 2-2 रुपये वाली, 1-1 रुपये वाली जो चॉकलेटें आती है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ दिखेगा कि ये सारी डिटेल्ड है. तो वो लोगों को शौक नहीं है, वो लोगों को बस आपको क्या बोलते हैं लॉ का पालन करना है, इस वजह से वो ऐसा चल रहा है. अब देखते हैं प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल क्या बोल रहा है. अब ये सारे रीड ओनली वाले पॉइंट्स हैं, तो फटाफट इसको ख़त्म करेंगे. क्या बोल रहे हैं, देखो प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल लगभग 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे. चलो, प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल इन रिलेशन टू अ पैकेज मीन्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पैकेज where information required under these rules are to be given in the following manner. All the information could be grouped together and given at one place. एक जगह पे संगठन करके आप उसको दे सकते हो. जहाँ इन्फॉर्मेशन बेसिकली दिखती है ना, वो होता है प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल. द प्री प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन could be grouped together and given in one place and on line
ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन ग्रुप टुगेदर इन अदर प्लेस, ठीक है। अगर कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन वगैरह भी है तो उसको ग्रुप करके अलग जगह दिया जा सकता है, और कोई अगर ग्रुप्ड इन्फॉर्मेशन ऐसी है तो वो आप अलग जगह पे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज़ द एरिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल फॉर डिक्लेरेशन? तो देखो एरिया भी बताया हुआ है, द एरिया नॉट इंक्लूडिंग द टॉप, बॉटम, फ्लेनेज एंड फ्लेनेज एट टॉप एंड बॉटम ऑफ कैन, ठीक है। आप द एरिया नॉट इंक्लूड द टॉप, टॉप पे नहीं दिखा सकते, बॉटम पे नहीं दिखा सकते, फ्लेनेज एट टॉप यानी कि वो जो क्या बोलते हैं उसको, एकदम जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहाँ नहीं दिखा सकते, एंड बॉटम ऑफ कैंस, कैंस की बॉटम पे नहीं दिखा सकते, एंड एंड शोल्डर एंड नेक ऑफ द बॉटल एंड जार शैल बी डिटरमाइंड एज फॉलो, ठीक है। अगर मतलब शोल्डर पे भी नहीं दिखा सकते बॉटल की, या कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की शोल्डर पे नहीं दिखा सकते, नेक ऑफ द बॉटल पे भी नहीं दिखा सकते, एंड जार शैल बी डिटरमाइंड एज फॉलो, इन सब पे आप नहीं दिखा सकते। पर आप देखोगे कोई भी बॉटल तो उसके ऊपर लिखा रहता है नेट MRP, या फिर कितने वजन है, या पर लीटर कितना रेट है, ये आपको नेक ऑफ द बॉटल पे ही मिलेगा मोस्टली, और लिखा भी रहता है कि आपको इसकी अगर जानकारी चाहिए तो नेक ऑफ द बॉटल पे देखो। तो इसके कुछ ना क्राइटेरियाज रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मना ही कर दिया, तो इसके कुछ क्राइटेरिया रहेंगे और आप उसको फिर फुलफिल करोगे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर पैकेज, अगर कोई आपका पैकेज रेक्टेंगुलर है तो वेयर ऑन एंटायर साइड, ठीक है। देखो इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर पैकेज वेयर वन एंटायर साइड कैन प्रॉपरली बी कंसिडर्ड टू बी द प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल साइड, मतलब एक साइड पे आपकी सारी चीज़ें आपने ब्रांडिंग वगैरह कर दी, और अगली साइड पे, या फिर देख लो सिर्फ रेक्टेंगुलर प्रोडक्ट है ना, तो एक आप पर्टिकुलर कोई भी साइड पे सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द हाइट मल्टीप्लाई बाय द वेट ऑफ द, ठीक है, ये सब कोई काम का नहीं है। सिलेंड्रिकल है तो प्रिस्क्राइब प्रेजेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द हाइट ऑफ द पैकेज मल्टीप्लाई बाय द सर्कमफरेंस, ठीक है। अगर शेप्ड पैकेज है कुछ, एनी अदर शेप्ड पैकेज है तो प्रिस्क्राइब प्रेजेंट टू द टोटल सर्विस ऑफ द पैकेज और एनी एरिया कंसिडर टू बी प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल ऑफ द पैकेज, ठीक है। ये सब कुछ डिटेल में अपन ने दिया नहीं है तो कोई पढ़ना भी चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए ही है, जनरल नॉलेज के ही हैं। अब ये जो रीड आउट ली वाले और रीड आउट वाले हैं एक बार फटाफट से देख के ख़त्म करते हैं। आगे आ रहा है प्रोहिबिशन ऑन मैन्युफैक्चरर्स रिपेयर्स और सेल ऑफ वेट्स और मेजर्स विदाउट लाइसेंस। Section 23 of the Act provides that no person shall manufacture, repair or sell or offer, expose or propose to possess or for repair or sale any weights or measure unless he hold a license issued by the controller. However, no license to repair shall be required by the manufacturer for repair of his own weight or measures in a state other than the state of measures of the same. ठीक है, बोला है कि however no license to repair shall be required by the manufacturers, ठीक है। तो इस पॉइंट में सिर्फ इतना ही बोला है, हाउएवर नो लाइसेंस टू रिपेयर शैल बी रिक्वायर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स फॉर रिपेयर ऑफ हिज ओन वेट्स एंड मेजर्स इन द स्टेट अदर देन द स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेम, ठीक है। आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो पर जो आपने मैन्युफैक्चर किया उसको रिपेयर कर रहे हो, तो उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। द कंट्रोलर शैल इशू अ लाइसेंस इन सच फॉर्म एंड मैनर ऑन सच कंडीशंस फॉर सच पीरियड एंड सच एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड on payment of such fee as may be prescribed, ठीक है। Section 24 provides for verification and stamping of weights or measures. The central government may prescribe the kinds of weights and measures for which the verification is to be done through the government approved test center, ठीक है जी। ये सब पढ़ने वाली चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, जाने देना। ऑफेंसेज और पेनल्टीज में क्या क्या आ गया देखो। Section 25 of the Act provides that the penalty for use of non-standard weights and measures, the section stipulates the howsoever use the keeps, अगर कुछ ऐसा सब करता है वो नॉन स्टैंडर्ड यूज़ करता है या फिर नॉन मेजर्स नॉन स्टैंडर्ड्स को करता है यूज़ करता है, स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमरेशन गलत यूज़ करता है, शैल बी पनिश्ड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ₹25,000 एंड फॉर द सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 महीने, ठीक है जी, एंड ऑल्सो विद फाइन। सिंपल रीड ओनली में रखो, इसमें काफ़ी सारी पेनल्टीज दी हुई है। सेक्शन 27 अगर वो क्या बोलते हैं विच डज नॉट कन्फर्म टू बी टू द स्टैंडर्ड ऑफ, मतलब कन्फर्म नहीं कर रहा है कि कौन से स्टैंडर्ड का आप पालन कर रहे हो, बेसिकली कोई गलत ही होगा तभी तो वो कन्फर्म नहीं कर रहा, तो फाइन हो सकता है 25,000 से ज़्यादा, और अपना जो भी सब्सिक्वेंट क्राइम होगा सेकेंड या फिर सब्सिक्वेंट ऑफेंस तो उस पर आपको जेल हो सकती है 3 साल तक की, में एक्सटेंड टू 3 साल तक की, हाँ, और विद फाइन और विद बोथ। सेक्शन 31 आप सबमिट रिटर्न मेंटेन एनी रिकॉर्ड्स और रजिस्टर
ओमिट और फेल्स, मतलब आप नहीं करते हो या फिर भूल जाते हो या किसी कारणवश नहीं कर पाते हो विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, ठीक है, रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, जानबूझ के या फिर गलती की वजह से नहीं हो पाता है, तो वो फाइन हो सकता है 5,000 तक का, और सेकेंड और सब्सिक्वेंट इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड ऑल्सो विद फाइन। अब देखना ऑल्सो एंड और में ध्यान रखना, ठीक है, अगर एंड बोला है तो फिर लगेगा ही लगेगा, इम्प्रिजनमेंट के साथ कंपलसरी फाइन लगेगा, और अगर ऐसा बोला है जैसा पिछले वाले में बोला था कि एक्सटेंड टू 3 ईयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ, तो वहाँ पे या तो ये ऐसा सिस्टम रहेगा, ठीक है, वो उसके ऊपर रहता है, ऑफेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अंडर सेक्शन 36 लीगल मेट्रोलॉजी विच डज नॉट कन्फर्म द डिक्लेरेशन ऑफ द पैकेज, और आपने कुछ कंफर्म नहीं किया प्री पैकेज कमोडिटी वगैरह के ऊपर, मतलब जितने भी अपन ने पीछे कंप्लायंस वगैरह पढ़े वो अपने गलत तरीके से किए, तो उसके ऊपर फाइन लगेगा 25,000 तक, जो कि हो सकता है, अच्छा सेकंड ऑफेंस आपने किया वापस, पहले तो हो गया, पहला पनिशेबल फाइन है 25,000 तक, दूसरा है 50,000 तक, और सब्सिक्वेंट ऑफेंस आप करते गए तो फिर 50,000 से कम तो नहीं लगेगा, और बट विच में एक्सटेंड टू 1,00,000 रुपीज़, और विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर्स और विथ बोथ, ठीक है, आप करते ही जा रहे हो बेशर्मी पनी, तो फिर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब है पेनल्टी फॉर काउंटर फिटिंग और सील। देखो सबसे पहले तो काउंटर फिट का मतलब समझो, अ पर्सन इज सेड टू बी काउंटर फिट हु कॉज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग, ठीक है, आप एक चीज़ कर रहे हो दूसरी चीज़ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलते ना, कि एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना, तो वही चीज़ हो रही है, इंटेंडिंग बाय मीन्स टू that resemble of to practice deception or knowingly it to be likely that deception will thereby be practiced, ठीक है। तो काउंटरफिट्स एनी सील, या फिर आप किसी छुपाने की कोशिश कर रहे हो या दूसरा कुछ झूठ बोल रहे हो किसी झूठ को छुपाने के लिए, तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, एंड फॉर द सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच मे एक्सटेंड टू 5 years, और इट इज़ नॉट इसेंशियल टू काउंटर फिटिंग दैट द इमिशंस शुड बी एग्जैक्ट, ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम काउंटर फिटिंग एकदम एग्जैक्ट बेसिस पे हो, थोड़ा बहुत वो लोग इंटीमेशन बेसिस पे और केस के अनुसार भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन एनी पर्सन कॉज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग, तो द रिजेंबलेंस इन सच दैट अ पर्सन माइट टू डिसीव्ड thereby it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing that one thing to resemble the another thing intend by means of resemble to practice deceptions or knew it to be likely the deception would thereby be practiced, ठीक है, तो देखा जाएगा कि उसने किस इंटेंशन से किया या फिर क्या किया, तो वो सब केस के ऊपर डिपेंड करता है, और इसी के साथ अपना ये वाला पार्ट इसका ख़त्म होता है। अब लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट अपन ने पूरा समझा 2009 का, शॉर्ट एंड सिंपल है, 2-3 चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी वो अपन ने देख ली, क्लियर कर ली। अब एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी एक बार देख के ख़त्म करते हैं, द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, तो बने रहिए, थैंक यू सो मच।